गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे कक्षा 11th के फर्स्ट चैप्टर के तीसरे टॉपिक की। अपने 2 वीडियो पहले बना लिए हैं। आज का ये तीसरा वीडियो जो है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, और अपने फंडामेंटल यूनिट कौन सी है, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी है, और अपन कह सकते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी है, उनके बारे में। उसके बाद जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स है उनको इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मेजरमेंट ने कैसे कंसीडर किया, ऐसे कौन से मापांक थे जिनको उन्होंने बेस बनाया। जैसे अपन कह सकते हैं पहले के समय में समय को काउंट करना, द्रव्यमान को काउंट करना, मास को काउंट करना आदि को अलग अलग आधार पर डिटरमाइन किया जाता है। जैसे टाइम की बात करें तो पहले के लोग सूर्य से किसी दीवार आदि की जो परछाई बनती थी उसके हिसाब से, पेड़ आदि की परछाई से टाइम को डिटरमाइन करते थे कि ये सुबह हुआ है, ये दोपहर का समय, ये संध्या का है। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि 1 सेकंड क्या है, 1 मिनट क्या है, 1 घंटा क्या है और कितने घंटों से एक दिन बनता है। सिमिलरली सो ऑन अपन कह सकते हैं कि सबसे जो छोटा टाइम है सेकंड, उसको कैसे कैलकुलेट किया पूरे विश्व ने, पूरे ब्रह्मांड ने, अपन कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड ने कि 1 सेकंड टाइम उसको कंसिडर करें। ऐसे ही 1 किलोग्राम को कैसे कंसिडर किया, तो ये क्वांटिटी की अपन बात करेंगे। तो थोड़ा सा पीछे का लेते हैं कि हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था 3 प्रकार के सिस्टम है अपने पास जो मेजरमेंट में काम में लेते हैं, या हम कह सकते हैं उन तीनों से मिलकर एक और चौथा बनता है जो है SI यूनिट, या हम कह सकते हैं नेक्स्ट पहला CGS, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में अगर कोई मेजरमेंट लिया जा रहा है तो वो सिस्टम कहलाएगा CGS सिस्टम, यानी कि C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। इस सिस्टम को गाउसियन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले गाउस ने ही डिटरमाइन किया था, उसी की ये यूनिट थी। उसने सारे के सारे अपने जो मेजरमेंट्स थे वो वेट को यानी मास को उसने ग्राम में मेजरमेंट किया, टाइम को सेकंड में, और लेंथ को या लंबाई को हम कह सकते हैं सेंटीमीटर में उसने डिटरमाइन किया। इस हिसाब से उसको गाउसियन सिस्टम भी कहते हैं। ऐसे ही सेकंड नंबर आता है MKS, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करें और मास को किलोग्राम में मेजरमेंट करें और टाइम को सेकंड में मेजर करें, तो वो सिस्टम कहलाता है MKS सिस्टम। इसी हिसाब से 3 नंबर है FPS। अगर लेंथ को फुट में काउंट करें और मास को पाउंड में काउंट करें, टाइम को सेकंड में काउंट करें, तो वो सिस्टम बन जाता है FPS सिस्टम, और इस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही MKS सिस्टम को गोर्गी सिस्टम भी कहते हैं, जॉर्जी भी बोलते हैं, कई इसको गोर्गी भी बोलते हैं। सेकंड, चौथा लास्ट SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये पूरे विश्व ने अपना एक मेजरमेंट प्रस्तुत किया कि सभी सिस्टम में से कुछ कुछ क्वांटिटी लो। ज़्यादातर सारा का सारा ये MKS सिस्टम का एक्सटेंडेड रूप है। MKS सिस्टम के अंदर जो क्वांटिटी थी, ये 3 क्वांटिटी अपने पास M, K और S, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इन तीनों में 4 क्वांटिटी और ऐड कर दी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ऐड करके, और एक सिस्टम बना दिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और पूरे विश्व ने इसको अपना एक स्केल बना लिया। इसी को अपन कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है बच्चों, कि ये सिस्टम 1960 में माना गया। दिस सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1960 बाय इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय माप तोल जो संस्था है उसने 1960 में इस SI सिस्टम को या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को, या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोल सकते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को मान्यता दी। कब? 1960 में। इसमें है क्या, दिस सिस्टम इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। ये जो पद्धति है हमारी, ये जो सिस्टम है हमारा, हिंदी में आप पद्धति बोलते हैं सिस्टम को, ये जो पद्धति है ये MKS सिस्टम है, उसका विस्तारित रूप है। तो हम हिंदी वाले क्या लिख सकते हैं कि यह पद्धति MKS पद्धति का विस्तारित रूप है। और तीसरी बात इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 7 मूलभूत राशियां होती है। 7 कितनी?
7 मूल राशियां हैं और 2 सप्लीमेंट्री पूरक राशियां हैं। अंग्रेज़ी मीडियम वाले इसको लिखें पहले, फिर हिंदी मीडियम वालों को लिखवाते हैं। ये तीनों बातें अपन ने पहले लिख ली थी। CGS के बारे में लिख लिया था, MKS के बारे में, FPS के बारे में। एक बात थोड़ी और मैं एक्स्ट्रा यहाँ नोट में लिखाऊंगा, वो पहले ये लिख लें आप लोग। CGS, MKS, FPS ये तीनों हमने लिखा। SI के बारे में लिखे इंग्लिश मीडियम वाले। SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1960 में। किसने माना ये जो इंटरनेशनल ब्यूरो है उसने इस बात को इम्प्लीमेंट कर दिया, मान्यता दे दी। सेकंड नंबर क्या है कि ये सिस्टम जो है वो MKS जो हमारा सिस्टम है उसका विस्तारित रूप है। और इसमें विशेषता कितना विस्तार किया है? MKS में तो 3 राशियाँ थी, मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मेजर की जा रही थी 3 राशियाँ, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों को ही काउंट किया जा रहा था। लेकिन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में 7 मूल राशियाँ आ गई। ये 3 तो है ही, मीटर, किलोग्राम और सेकंड में जो मेजरमेंट कर रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड, ये तो है। इसके अलावा 4 मूल राशियाँ और ऐड कर दी, जिसको अभी मैं लिखवाऊँगा। और 2 कॉम्प्लीमेंट्री वो भी फिक्स कर दी उन्होंने। बाकी हमने पहले पढ़ा ही था कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, और डेराइव्ड क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जैसे हम कहें क्षेत्रफल, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर। ऐसे ही आप लोग किसी भी, जैसे फोर्स की बात करो तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फोर्स में क्या आ रहा है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन में क्या चीज़ आती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन सेकंड का स्क्वायर, यानी कि वो लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है फोर्स, इसलिए फोर्स एक डेराइव क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। ये बात अपने को याद रखनी है। इंग्लिश मीडियम वाले ये इतना उतारें जल्दी। दिस सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1960 बाय इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। सेकंड बात है, दिस सिस्टम इज़ द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। नंबर थर्ड, इन SI सिस्टम देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कोई इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं कई लोग। पूरक, हिंदी में इसका मतलब है पूरक। नेक्स्ट, हिंदी मीडियम वाले SI मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 4 नंबर हमारे पास क्या है भाई? यह है 1960 में अंतर्राष्ट्रीय भार माप तोल संस्था ने मान्यता दी या उपयोग में आई। पहली बार 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल भार संस्था है, जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? पेरिस में है, जो फ्रांस के अंदर है। 2 नंबर बात, यह MKS पद्धति का विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप है। 3 नंबर बात इसकी क्या है भाई? इसमें 7 मूल राशियां व 2 पूरक भौतिक राशियां सम्मिलित है।
ठीक है। इसमें कितनी है भाई? 7 तो मूल राशियाँ व 2 पूरक भौतिक राशियाँ सम्मिलित है। इसमें 7 मूल राशियाँ व 2 पूरक भौतिक राशियाँ सम्मिलित है। चलो, अब कौन कौन सी वो 7 फिजिकल क्वांटिटी है और कौन सी 2 कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। टेबल बना लेते हैं इनकी। इनका रिप्रेजेंटिंग सिंबल कौन सा है, प्रदर्शित इसको किससे करते हैं, यूनिट इसकी क्या है और फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, ये तीनों बातें अपने को पता रहनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट किससे करते हैं और किसकी यूनिट है, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। चलो, भौतिक राशि, यहाँ क्या लिखेंगे? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज, इसकी यूनिट क्या है, किसकी यूनिट है और सिंबल क्या है, किस सिंबल से प्रतीक चिन्ह, मात्रक किसका है, भौतिक राशि, यहाँ सीरियल नंबर, 1 नंबर बच्चों, पहला ही पहला मास, द्रव्यमान, मास, ये पहली फिजिकल क्वांटिटी है। किस में मापते हैं भाई इसको? किलोग्राम, किलोग्राम में मापते हैं। शॉर्ट में की ग्राम ही लिखते हैं बच्चों, किलोग्राम। सिंबल क्या है इसका किलोग्राम को रिप्रेजेंट करने का? केजी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन? केजी लिखते हैं। 2 नंबर क्या है बच्चों? लेंथ, लंबाई। अब कोई कहते सर चौड़ाई भी तो है, चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो चाहे लंबाई हो चाहे विस्थापन हो चाहे दूरी हो, ये सब लंबाई में काउंट होते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, चाहे कोई 2 पॉइंट के बीच का गैप हो, सेपरेशन हो, ये सब लेंथ के ही पार्ट होते हैं, सभी लेंथ में ही आते हैं। ठीक है। आप ऊंचाई की भी बात करोगे तो इसको एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग। किस में मेजर करेंगे उसको भी? मीटर में। मात्रक किसका है भैया? मीटर का। मीटर किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। 3 नंबर क्या है भाई? समय, टाइम, किस में रिप्रेजेंट करते हैं इसको? सेकंड। मात्रक क्या है इसका? सेकंड। रिप्रेजेंट किससे करते हैं अभी? एस। एस मतलब सेकंड, टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 नंबर क्या है? तापमान या तापक्रम, एक ही बात है। तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में इसको मेजर करते हैं। मात्रक क्या है इसका? केल्विन। किस से रिप्रेजेंट करते हैं? के से, कैपिटल के से। के लिखा हुआ मतलब टेम्परेचर का मात्रक है। 5 नंबर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अब ये नई चीज़ें जुड़ी है बच्चों, टेम्परेचर को जोड़ दिया, विद्युत धारा को जोड़ दिया, लुमिनियस इंटेंसिटी को जोड़ दिया, ये सब चीज़ें आएगी। और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या मैटर को भी दे दिया। इलेक्ट्रिक करंट किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पियर में। एम्पियर।
ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सिंबल क्या है इसका? ए लिखा हुआ मतलब इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 नंबर है हमारे पास लुमिनियस इंटेंसिटी, प्रदीप्तन तीव्रता। प्रदीप्तन तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी। इसको कैंडेला में रिप्रेजेंट करते हैं। CANDELA, CAN कैंडेला। हम कहते सर ये प्रदीप्तन तीव्रता क्या होती है? ब्राइटनेस, कोई रेडिएशन कितना ज़्यादा तीव्र है, उसकी ब्राइटनेस कितनी है। आप समझो कि 2 बल्ब जल रहे हैं, एक का प्रकाश काफ़ी तेज़ आ रहा है, एक का कम आ रहा है, तो एक की लुमिनेस इंटेंसिटी ज़्यादा है और एक की कम है। ऐसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, काली वस्तुएं जो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करती है, तो किस रेंज में कितना कैंडेला फॉर्म में करती है, उसको मेजर करने के लिए लुमिनियस इंटेंसिटी काम में ली जाती है। इसको ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं बच्चों, ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम। कैंडेला CD से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C और छोटा d। 7 नंबर लास्ट एंड फाइनल, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसको मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? मोल में। डिनोटिंग सिंबल क्या है? MOL। ये हो गई हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों ये? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज़ उतार लो इसको, बढ़िया याद रखना है सबको, ये ज़रूरी है, इसी से अपनी पूरी फिजिक्स चलेगी आगे। चलो अब आ जाएगी 2 कॉम्प्लीमेंट्री और। कई इसको सप्लीमेंट्री भी लिखते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये कौन सी होती है बच्चों? पहले फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मात्रक क्या है और यूनिट क्या है। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पहले है अपने पास। 1 नंबर जो अपने पास है वो है समतल कोण और दूसरा है ठोस कोण। कौन सा है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। समतल कोण, प्लेन एंगल। कोण होता है ना अपने 10 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, 2 प्लेन के बीच कोण। जैसे यहाँ इन दोनों के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। ऐसे कोई भी 2 प्लेन ले लो आप, एक प्लेन ये और दूसरा प्लेन ये।
इन दोनों के बीच एंगल कितना है, ये कहलाता है प्लेन एंगल। क्या कहलाता है? प्लेन एंगल। समतल कोण कहलाता है। दो तलों के बीच, दो प्लेन के बीच जो एंगल फॉर्म होता है, एंगल बनता है, उसको कहते हैं प्लेन एंगल या प्लेनर एंगल भी बोलते हैं। इसको रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन। हालांकि हम लोग जो डिग्री लेते हैं ना बच्चों, डिग्री में तो कन्वर्ट किया जाता है, सबसे पहले वो रेडियन में आता है। ठीक है, एक रेडियन में 57.3 डिग्री कोण होता है। कितना डिग्री होता है बच्चों? एक रेडियन में 57.3 डिग्री का कोण बनता है, याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। समतल कोण, रेडियन, RADIAN, रेडियन। रिप्रेजेंट करते हैं इसको RAD से, रेडियन। 2 नंबर होता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन से, स्टेरेडियन। रिप्रेजेंट करते हैं SR से, SR, स्टेरेडियन, ठोस कोण। 3 डायमेंशनली जो कोण बनता है, जैसे जोकर की टोपी, ये जो 3 डायमेंशनली एंगल बनता है बच्चों, उसको बोलते हैं ठोस कोण, सॉलिड एंगल बोलते हैं इसको। त्रिविमीय जो डायरेक्शन में कोण बनता है, जैसे किसी गोले का ये स्फीयर है बच्चों, इसके केंद्र से अगर कोण लोगे तो तीनों दिशाओं में जाएगा। अब ये तीनों दिशाओं के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कहलाता है स्टेरेडियन में। मेजरमेंट करेंगे, ठोस कोण इसको कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? ठोस कोण, सॉलिड एंगल कहेंगे। ठीक है, किसी स्फीयर का कोण जो होता है वो 4 पाई डिग्री होता है। डिग्री में अगर स्टेरेडियन को बदलना चाहेंगे तो वो 4 पाई के बराबर आएगा। किसी भी गोले का ठोस कोण जो है वो 4 पाई होता है। ये तो हो गई हमारे SI यूनिट के तहत 7 मूल राशियाँ, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके यूनिट क्या क्या है और उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 हो गई हमारे पास सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं इसको, फिजिकल क्वांटिटी, और उनके भी यूनिट एंड प्रेजेंटिंग सिंबल दोनों आ गए। अब इससे आधारित आगे की जो फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी है, हम आगे पढ़ेंगे जब डायमेंशन का टॉपिक आएगा तो काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटी अपन सीखेंगे। वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है बच्चों, वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। इन सब को छोड़कर जितने भी आपने नाम सुने हैं आज तक, जैसे फोर्स मान लो, एक्सीलरेशन मान लो, वेलोसिटी मान लो, वर्क मान लो, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जितने भी आपने नाम सुने हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, जितने भी आपने क्वांटिटी पढ़ी है, सब की सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उन पर डिपेंड करती है, उन्हीं से वो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनती है। लेकिन मूल रूप से तो ये 7 ही होती है, फंडामेंटल, और 2 होती है कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, तो अपन ये कह रहे थे कि SI यूनिट जो है उसमें 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उनको कैसे डिफ़ाइन किया, कैसे ये माना कि ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, मास है, और या ये 1 सेकंड टाइम है, ऐसे ये 1 एम्पियर करंट है, 1 मोल मटेरियल है। ऐसे ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको पूरे विश्व ने कैसे माना, कौन सा ऐसा मापांक लिया। जैसे पहले के समय में हम लोग ये कहते थे कि भाई सूर्य आधे डिस्टेंस पे चला गया तो हम कहते दोपहर हो गया, सूर्य अस्त हो जाता तो कहते थे संध्या हो गई। लेकिन अब सेकंडों में टाइम काउंट होने लग गया, तो पूरे विश्व ने कैसे माना कि 1 सेकंड टाइम कितना है या 1 मीटर दूरी कितनी है। तो पहले अपन बात करते हैं 1 मीटर की। 1 मीटर जो डिस्टेंस होती है वो पूरे ब्रह्मांड ने ऐसे माना कि जो क्रिप्टॉन एटम होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 86 होता है, 86, उसके द्वारा जो तरंगें उत्सर्जित होती है उनकी संख्या 1650 763.73 हो, और जितनी दूरी में वो फैली हुई है वो 1 मीटर डिस्टेंस होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मीटर डिस्टेंस में क्रिप्टॉन द्वारा जो वेव जनरेट की जाती है
लाल नारंगी रंग की, वो या उनकी संख्या जो है वो होती है 1650.7, ये 73, 1650 763.73। हम ये भी कह सकते हैं 16,50,763.73 तरंगों जो होती है वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। ये पहला मापांक था, यानी कि द स्टैंडर्ड 1 मीटर इज इक्वल टू 16,50,763.73 waves are separated in 1 meter wave in vacuum of the radiation from krypton 86। ये स्टैंडर्ड मापांक सबसे पहले लिया, जो आजकल तो अपन टैब से मेजर कर लेते हैं 1 मीटर, लेकिन फर्स्ट समय जब टैब ही नहीं बना था, फित्ता भी नहीं था, उस समय 1 मीटर को मेजर करना कठिन था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि वेव की डिस्टेंस को फिक्स करके देखा, और क्रिप्टॉन के जो रेडिएशंस था वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, हमारे आज के 1 मीटर के बराबर। उसमें वेव कितनी थी? इतनी वेव थी। या उसका दूसरा उदाहरण, हम जब सेकंड की बात कर लें कि सेकंड भी मान लो उस समय जनरेट हमने कर लिया, सेकंड के बाद की डेफिनेशन अगर देना चाहें तो 1 मीटर में इतना समय लेता है जो स्पीड ऑफ लाइट जो है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, और ये 1 मीटर के हमेशा बराबर होती है। या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो ये लिखा पड़ा है ना 299792458, इतना मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, जिसको अपन लोग कहते हैं 3 × 10⁸। वास्तव में एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड होती है लाइट की। तो उसी को रिवर्स करके डेफिनेशन बनाई गई है कि 1 मीटर इज़ द डिस्टेंस that the lights travel in vacuum in 1/299799245 सेकेंड। और दूसरी डेफिनेशन अपने पास स्टैंडर्ड ये थी, मानक रूप से सबसे पहली डेफिनेशन ये थी क्रिप्टॉन वाली। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं कि 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में 1/299,792,458 29,97,92,458 सेकंड समय में कवर करती हो। दूसरा, इसकी स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है, मानक रूप से स्टैंडर्ड रूप से 1 मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टॉन 86 द्वारा निर्वात में उत्सर्जित तरंगों की संख्या इतनी हो। ये होगी 1 मीटर की डेफिनेशन। अगला 1 किलोग्राम, या हम कह सकते हैं किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को मेजरमेंट करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बेलन बनाया जो 2 धातुओं से मिलकर बना हुआ है। एक का नाम प्लेटिनम, दूसरे का नाम इरेडियम। प्लेटिनम और इरेडियम का एक बेलन है जो पेरिस की लैब में अब भी पड़ा है। पेरिस जो फ्रांस में है उसकी लैब में रखा हुआ है। उसको पूरे विश्व ने 1 किलोग्राम भार के बराबर माना। यानी कि एक सिलेंडर है जो प्लेटिनम और इरेडियम से मिलकर बना है, और किस लैब में रखा हुआ है? जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट की जो संस्था है या लैब जो है जो पेरिस में है, वहाँ रखा हुआ है। उसके भार के बराबर 1 किलोग्राम को मेजरमेंट किया गया। तो 1 किलोग्राम या किलोग्राम, 2 नंबर डेफिनेशन किसकी है बच्चों? किलोग्राम। One kilogram is defined as the mass of 1 kilogram is the defined 1 kilogram mass is defined as the mass of a cylinder of
प्लेटिनम इरेडियम प्लेटिनम इरेडियम प्लेस्ड इन इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मेजर इन पेरिस। कहाँ पर है भाई? फ्रांस में, जहाँ से अभी अपन लोग राफेल लाए थे। 1 kilogram mass is defined as the mass of a cylinder of platinum iridium placed in International Bureau Weight and Measure in Paris। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन भी इसकी है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 लीटर पानी का जो मास है वो भी 1 किलोग्राम होता है। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ये भी सही है। जब टेम्परेचर को कंसीडर करके उसके बाद ये भी डेफिनेशन बन गई। तीसरी डेफिनेशन कि 1 किलोग्राम मास जो है वो बराबर है किसके? 5 × 10 की पावर 25 एटम किसके? कार्बन के। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ कार्बन 26 मास 5 × 10⁻25 एटम्स ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 5 × 10 की पावर 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ 5 × 10⁻25 एटम ऑफ कार्बन 12। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? पहली लाइन अंतर्राष्ट्रीय 1 किलोग्राम द्रव्यमान 1 किलोग्राम द्रव्यमान प्लेटिनम इरेडियम धातु से बने एक बेलन के बराबर है जो अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संस्था पेरिस में रखा है। कहाँ रखा हुआ है? ये पेरिस में रखा हुआ है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संस्था है उसकी लेबोरेटरी में रखा हुआ है ये एक बेलन, जिसका द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। ये पूरे विश्व ने मेजरमेंट के रूप में स्वीकार किया। अगली बात,
अब ये किलोग्राम और ये चीज़ें हमने समझी है बच्चों, लेकिन अन्य जो सिस्टम है, अन्य जो पद्धतियाँ हैं, उसमें जैसे हमने पाउंड की बात कर लें, तो आपसे चलते कोई पूछ ले कि भाई 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होता है, या 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है, तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। तो आप कहीं नोट डाल के या नोटबुक के ऊपर सेमीकोलम जो होता है, जैसे हमारा ये कॉपी शुरू होती है, यहाँ ये लाइनिंग शुरू होती है, उसके ऊपर टॉप में यहाँ लिख दो, क्या लिख दो कि 1 किलोग्राम में 2.20 पाउंड होता है। कितना पाउंड होता है? 2.20 पाउंड होता है। और एक्सटेंड करना चाहो तो 462 पाउंड होता है 1 किलोग्राम। या फिर 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होता है? 0.45 किलोग्राम होता है। ये बात याद रखें बच्चों। 35 भी कह सकते हैं। और जैसे 1 फुट में कितना होता है? 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है बच्चों। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? 30.48 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा याद रखें, क्योंकि आगे काम आएगा अपने। हम जैसे विमाएँ ज्ञात करेंगे, डायमेंशंस जब ज्ञात करेंगे, तो उसको डायमेंशन को कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जब कन्वर्जन करेंगे तब हमें ये काम आएगा, थोड़ा याद रखना है, या वैसे बेसिक नॉलेज के लिए भी याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड, 3 नंबर क्या है? सेकंड। तो 1 सेकंड कितना है? एक परमाणु होता है जिसका नाम है सीजियम। क्या नाम है? सीजियम। अब सीजियम परमाणु जो है वो 91, 92, 663.70 बार कंपन करता है। कितनी बार कंपन करता है? 91, 92, 663.70। कई किताबों में इसको ऐसे भी लिखा मिलता है 91, 92, 631.770 टाइम्स। इतने बार कंपन करता है। तो उस समय को या उस अंतराल को, उस ड्यूरेशन को 1 सेकंड कहते हैं। सीजियम परमाणु इतने अंतराल में या इतने समय में कंपन करता है, वो समय 1 सेकंड कहलाता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो लिख दो बच्चों, क्या लिखोगे? 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकंड। 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91, 92, 631,707 times. 1 second is the duration of 91, 92, 631.77 period of radiation. Period of radiation vibration. Vibration of cesium CS 133। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? यह परमाणु भार कितना होता है? 133। यहाँ लिख सकते हो सीजियम 133 परमाणु द्वारा 91, 92, 631.707 91,92,631 91,92,631.77 बार कंपन करता है। सीजियम परमाणु द्वारा इतने बार कंपन जिस समय अंतराल में
अंतराल में किया जाता है उसे 1 सेकंड समय कहते हैं। ऐसे कई सारे डेफिनेशंस में अपने को तो बस रफली याद रखना है, याद पूरा रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो नॉर्मल अपने को पता होना चाहिए कि भी ऐसा होता है। जैसे CGM का वाइब्रेशन जो है वो हमें 1 सेकंड का समय देता है। किसी को ये आंकड़े याद नहीं रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पता रहना चाहिए कि 1 सेकंड समय है वो स्टैंडर्ड रूप से कैसे माना गया, तो CGM के वाइब्रेशन से माना गया। CGM का जो वाइब्रेशन है वो इतनी बार होता है, वो 1 सेकंड समय लेता है, सिंपल सी बात है। अगला हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम 1 एम्पियर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? 1 एम्पियर में। तो हमारा अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो उसका मात्रक क्या है भाई? एम्पियर। तो 4 नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? एम्पियर। एम्पियर। अब 1 एम्पियर क्या होता है समझने वाली बात है। 12th क्लास में ये पूरा डेरिवेटिव भी हम समझेंगे कि अनंत लंबाई हो, इनफाइनाइट लेंथ के 2 वायर हो और जिसमें करंट फ्लो किया जाए। कितना क्या फ्लो किया जाए? करंट, विद्युत धारा प्रवाहित करें। दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखें। कितने मीटर की दूरी पर रखें? 1 मीटर की दूरी पर रखें। 2 तार लो, दोनों में धारा प्रवाहित करो। समान दिशा में करोगे तो प्रतिकर्षण लगेगा और विपरीत दिशा में प्रवाहित करोगे तो आकर्षण बल लगने लग जाएगा दोनों में, लेकिन फोर्स ज़रूर लगेगा। तो 2 तार जो अनंत लंबाई के हैं 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता हो, किधर? प्रति एकांक लंबाई पर, यूनिट लेंथ पर अगर इतना फोर्स लगे तो उन दोनों वायरों में 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा। क्या होगा भाई? 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा। सुन लो बच्चों, डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अनंत लंबाई के 2 चालक तार जिनको 1 मीटर की दूरी पर रखा है, यदि इनके प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल लगता हो तो तार में प्रवाहित, कोई सा एक तार ले सकते हो, तार में प्रवाहित धारा, कौन सी धारा भाई? विद्युत धारा। तार में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम में क्या लिखेंगे? if 2 infinite length of wire placed with 1 meter separation in a plane realize
2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर फोर्स ऑन यूनिट लेंथ then the value of current flowing in the wire is 1 ampere. इनफाइनाइट लेंथ के दो वायर हो और उनको किसी प्लेन में, समतल में 1 मीटर के सेपरेशन से रख दिया जाए। एक प्लेन या किसी समतल में 1 मीटर के डिस्टेंस से, सेपरेशन से रख दिया जाए, तो उनके द्वारा यदि इतना फोर्स रियलाइज़ किया जाए, वो भी यूनिट लेंथ पर, यूनिट एकांक लंबाई पर, तो उन तारों में करंट प्रवाहित तो कितना होगा भाई? 1 मीटर होगा, 1 एम्पियर होगा। आगे की बात, नेक्स्ट अगला है तापमान से संबंधित। 1 केल्विन को हम कैसे मेजरमेंट करें? 1 केल्विन, तो हम कह सकते हैं कि पानी जो है उसका बर्फ़ बनना और उसका उबलना, दोनों पॉइंटों के बीच का जो भाग है वो अगर 100 भागों में डिवाइड कर दें तो प्रत्येक भाग 1 केल्विन के बराबर होगा। यानी कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का टेम्परेचर जो है उसको 1/100 टाइम्स लें, 100वां भाग उसका काउंट करें, तो उसका प्रत्येक भाग 1 केल्विन के बराबर हो। केल्विन, एक केल्विन वह तापक्रम है जो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक गलनांक के मध्य ताप का 1/100वां भाग होता है। यानी 1 केल्विन वह तापक्रम है जो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक और गलनांक के मध्य ताप का 1/100वां भाग होता है। 1 केल्विन is equal to 1/100 part of temperature between boiling and फ्रीजिंग ऑफ वाटर। नीचे आप लिख सकते हो पानी का त्रिक बिंदु, आगे पढ़ेंगे ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन होता है। यूँ समझो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो टेम्परेचर है वो 273.16 केल्विन होता है। ये समझ सकते हो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर मेज़र करें तो। लेकिन हम तो सामान्यतः फंडामेंटल क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में, और केल्विन से सेंटीग्रेड बना सकते हैं क्योंकि सेंटीग्रेड एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल में हम काउंट नहीं करते।
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 पॉइंट इतना केल्विन। दो और बचे हैं, कैंडेला और एक है मोल। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।